8. फॉरेनर के साथ रात बिताने के बाद अगली सुबह डॉक्टर अमर जैन की नींद 11 बजे खुली। उसका फोन कमरे में कहीं बज रहा था। उसका सर हैंगओवर से घूम रहा था। पिछली रात फॉरेनर लड़की के साथ उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। रात बिल्कुल ऐसी नहीं गई थी जैसा उसने सोचा था। वो लड़खड़ाते हुए उठा, फोन के पास गया। जब तक उसने फोन उठाया कॉल कट गया था। उसने देखा उसके फोन में 12 मिस्ड कॉल्स थे, कुछ मंजीत और कुछ विवेक के। तभी मंजीत का फोन फिर से आया। फोन उठाते ही मंजीत चिल्लाने लगा, बहन चोद इतनी देर से फोन मिला रहे, कि तू मर गया था? अरे क्या हुआ? बताऊं क्या हुआ? हॉस्पिटल पे डेड बॉडी के साथ खड़े हैं, 2 घंटे थे। अभी चौकीदार पूछ के गया है। अरे हाँ आता हूँ। डॉक्टर जैन ने फोन काटा और तुरंत कपड़े पहनने लगा। 1 घंटे बाद डॉक्टर जैन की कार ट्रैफिक जैम में थी। उसने मोबाइल देखा। मैप के हिसाब से अभी हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा और लगने वाला था। अब की बार कॉल प्रकाश भुनवल का था। डॉक्टर जैन को एसी में भी पसीने आने लगे। उसने कॉल एक्सेप्ट करने के लिए 2 बार स्क्रीन पे बटन दबाया, पर उसका हाथ कांप रहा था। तीसरी कोशिश पे कॉल कनेक्ट हो गई। उसने डरते डरते फोन कान पे लगाया। प्रकाश की आवाज आई, डॉक्टर साहब। प्रकाश भाई, मैं आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, गलती मारी सा है। नहीं प्रकाश भाई नहीं। ये बाप बच्चा का खेलन खातर लाइटर दे दे और बच्चा बात पूरा घर जड़ा दे तो गलती तो बाप की सा है, बच्चा की थोड़ी। मनबेरा होना चाहिए था कि आपसे थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट हैंडल नहीं होगा। मनबेरा होना चाहिए था कि तुम प्रोफेशनल तरीका से काम करना कुन्या जानो। आई एम के सॉरी? आप सॉरी हो? अरे बस अस्पताल में किसी ने गाड़ी में झांक के देख लिया तो, वह डेड बॉडी किसी को दिख गई तो, अरे किसी ने पुलिस को बुला लिया तो आपके सॉरी का मैं क्या करूंगा डॉक्टर साहब? वह छोड़ो, नू बताओ, तुमने लाइफ इंश्योरेंस तो करा के रखा है ना? प्रकाश भाई, मैंने इंतजाम कर दिया है। मेरा एक जूनियर है रवि, वो अभी मंजीत के साथ ही है। वो पोस्टमार्टम। बड़ी कैंड से के तूने निर्द बिना पूछा किसी को बता कैसे दिया? भाई डॉक्टर रवि मनारिया कुछ टाइम तक मेरे काम से जुड़ा हुआ है। मैं उसको अपनी जेब से पैसे देता हूँ। थारी जेब से? थारी औकात क्या है बहन चोद? मेरी छत्र छाया मारते पहले तू स्कूटर पे आया करता था अस्पताल। प्रकाश भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने टाइम से यो छुपा के रखना पॉसिबल नहीं था। कभी भी कहीं भी कोई भी आ सकता है, चेक कर सकता है। डॉक्टर रवि रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस रखता है। उसकी मदद बहुत जरूरी थी, उसे सारा काम आता है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देगा भाई, मैंने सिखाया है। परफेक्ट रिपोर्ट बनाएगा एकदम। डॉक्टर जैन को प्रकाश की सिर्फ गुस्से में फूली हुई सांस की आवाज आ रही थी। ठीक उसी वक्त सोनीपत हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मंजीत और विवेक के साथ डॉक्टर रवि मिनारिया खड़ा था। 29 साल का डॉक्टर रवि मिनारिया 6 फुट लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान छिपी रहती थी। मुर्दा घर में टेबल पे एक डेड बॉडी थी। डॉक्टर मिनारिया अपने नोटपैड में पेन से कुछ लिख रहा था। उन नोट्स को वो बाद में कंप्यूटर में इंटर करके पोस्टमार्टम के रूप में सबमिट करने वाला था। उसने लिखने का काम खत्म करके मंजीत को देखा। आप बॉडी को ले जाओ, रिपोर्ट्स में आपको 15 मिनट में आपकी गाड़ी में आके दे दूंगा। क्या लिखा है रिपोर्ट में? डॉक्टर मिनारिया मंजीत और विवेक के काम में डायरेक्टली शामिल होना चाहता था। आज उसके पास खुद को साबित करने का मौका था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेशेंट राम किशोर सैनी। पेशेंट के सर पे और गर्दन पे एक्सीडेंट के चोट के गहरे निशान है, जिनके ट्रॉमा की वजह से पेशेंट की मौत हुई है। नेक पे 8 बाई 6 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है और एक पुराना भरे हुए घाव का निशान और जॉ बोन लेफ्ट एंगल ऑफ मैंडिबल मिसिंग है।
ये एक्सीडेंट वाली बात ठीक है, पर ये बाकी फालतू की चीज क्यों लिख रहा है तू? अरे टेक्निकल चीजें हैं ये स्कार मैंडेबल। पेशेंट के पहले के चोट के निशान से रिपोर्ट ऑथेंटिक लगती है। डॉक्टर मिनारिया अभी भी मुस्कुरा रहा था। मंजीत और विवेक ने चुपचाप बॉडी को चादर में लपेटना शुरू कर दिया। रामकिशोर सैनी की रिपोर्ट में मिसिंग मैंडिबल यानी जबड़े की एक हड्डी जल्द ही बहुत लोगों के गले में फंसने वाली थी। सचिन और आकांक्षा उसकी कार में कहीं जा रहे थे। तुमने जो 2 नंबर्स ढूंढे थे जो टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थे, मैंने उनकी कॉल लिस्ट निकाली। उनसे 3 नंबर्स पर फ्रीक्वेंट कॉल्स हुई हैं। पहला अमन जैन। हमारे इन्वेस्टिगेशन के कई क्लेम्स में साइनिंग डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अमन जैन। हम 99% श्योर ये वही अमन जैन है। बाकी 2 नंबर जिन पर कॉल्स हुई हैं, एक राजवीर कुमार और दूसरा प्रकाश भुंवल। प्रकाश भुनवाल, वो तो उस वाइट i20 का ओनर था ना? हाँ, उसका बैकग्राउंड चेक तेज़ी से करना पड़ेगा और बाकी दोनों का भी। ये राजवीर कुमार क्या करता है, कैसे कनेक्टेड है, अभी पता नहीं है। ग्रेट। मिस्टर बेदी की हेल्प से हमें जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की फाइल्स मिली हैं, मैं उन्हें स्टडी कर रही हूँ। उसमें से जो फाइल्स हमारे क्राइटेरिया को मैच करेंगी, मैं शॉर्टलिस्ट करके आपको दूंगी। गुड। अभी हम एक इंश्योरेंस क्लेम के पर्सन अजीत के गांव जा रहे हैं। उनकी डेथ 1.5 महीने पहले हुई थी, सेम कार एक्सीडेंट बाय द वाइट i20। लकी फॉर मी, मेरा एक स्कूल फ्रेंड इसी गांव से है। यू हैव फ्रेंड्स? सचिन ने आकांक्षा को घूर के देखा। आकांक्षा ने गिल्टी स्माइल के साथ कहा, सॉरी, बैड जोक। मेरे फ्रेंड की हेल्प से हम अभी अजीत के एक पड़ोसी से मिलेंगे। जस्ट लिसन, उनसे कुछ पूछना मत। दोस्त ने बताया अजीत उनके भाई जैसा था। अगर उन्हें कुछ बुरा लगा तो वो बात नहीं करेंगे। ओके। सचिन ने गाड़ी गांव के सड़क पे मोड़ दी। सचिन और आकांक्षा बलराम के साथ उसके घर के आंगन में बैठे हुए थे। 1.5 महीना हो लिया, पर आज भी वो सुबह याद से मन अजीत की खाट को खुले आसमान में लेके आया था मैं। फिर 6 बजे तक उसके साथ बैठा रहा। मेरे वहाँ से आन के घंटा भर बाद अजीत गुजर गया। मैं उसने देखने गया, मेरे से भी पहले इंश्योरेंस वाले पहुँच गए थे। सरिता तो रो रही थी, पर उसकी घरवाली बलवंती वो इंश्योरेंस वालों से बात कर रही थी। फिर इंश्योरेंस वाले उसकी बॉडी ले गए। शाम को हमें बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया, तब उसकी छाती और गर्दन पे गाड़ी चढ़ने के निशान थे। मतलब उनका देहांत एक्सीडेंट से नहीं हुआ? बेटा, गांव शहर जैसे नहीं होते कि एक फ्लैट में कोई मर गया तो महीने भर बाद उसकी बॉडी की बदबू से पड़ोसियों को पता चला। यहाँ किसी को बुखार हो जाता तो सारे गांव को पता चल जाता है। अजीत को तो कैंसर था, उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखा रहे थे। सबको पता था क्या हो रहा था, पैसे बन रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं? आपने भी नहीं? बलराम ने सचिन की आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थी। अजीत ने ही कही थी। अजीत जी को पता था? बलराम ने हाँ में सिर हिलाया। अजीत ने अपने जीते जी ईमानदारी से काम कराया, किसी का पैसा नहीं खाया, जिसकी हो सकी मदद करी, पर पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए कोई पैसे नहीं जोड़ पाया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए रही थी। उस बेचारे को तो शांति थी कि इस इंश्योरेंस की स्कीम ते ही सही कि उसके परिवार ने कुछ पैसे मिल जाएंगे। बेचारे ने जीते जी भी सबको सहारा दिया और मौत से भी कुछ ना कुछ देख के गया। आकांक्षा के रोंगटे खड़े हो गए थे। गरीबी में मजबूर लोग क्या कुछ नहीं करते, उसने इतने नजदीक से कभी नहीं महसूस किया था। उसने सचिन को देखा, वो चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। बलराम की आंख से एक आंसू टपका, पर वो बिना कुछ कहे बैठा रहा। वापस जाते हुए पूरे रास्ते सचिन ने कुछ नहीं कहा। आकांक्षा के पास भी कहने को कुछ नहीं था। देर रात हो चुकी थी। सचिन अपने घर में घुसा। उसने ड्राइंग रूम की लाइट चलाई और अपने पिताजी की तस्वीर के पास गया। उसके कान में बलराम के शब्द गूंज रहे थे।
पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए कोई पैसे नहीं जोड़ पाया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी। वो तस्वीर में अपने पिताजी का चेहरा देख रहा था। तभी हीबा बेडरूम से निकली। सचिन, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। पर सचिन ने जैसे सुना ही नहीं। हीबा उसके पास आई और उसकी पीठ पे हाथ फेरा। क्या हुआ? पापा की तस्वीर पे कोई फूल माला नहीं है। मैं कल आके। नहीं, तुम मत लाना, मैं ले आऊँगा। हीबा चुपचाप उसकी पीठ पे हाथ फेरती रही। सचिन अपने पापा की तस्वीर को देखता रहा।